नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव संस्कृतियों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन मानव की संस्कृतियाँ क्या थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, चलिए देखिए। प्रस्तावना में कहता है मनुष्य जो विकास क्या है, कार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई ब्रिटिश पुरातात्विक शास्त्री एवं एडन हॉल्डर ने 2016 के अनुसार औजार निर्माण के अन्य भौतिक संस्कृति के साथ मानव के अनेक जैविक एवं संज्ञानात्मक विकास मूलक एवं परिवर्तन में योगदान देते हैं। इसी प्रकार विलियम्स आंद्रेफेक्सी जूनियर 2009 कहते हैं कि पाषाण की नीतियाँ और उनके बनने के तरीके, उत्पादन, पुनः उपयोग और त्याग देने की प्रक्रिया हमें घुमेतु समाज की गहन रणनीतियों के बारे में बताते हैं। अक्सर पत्थर और औजारों का प्रयोग प्रागैतिहासिक मानवों के जीवन पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र प्रयास है जो समय की निश्चितता के सामने टिक जाए और प्रारंभिक पुरातात्विक महत्वों को समझने के लिए दुनिया भर के अस्तित्व एवं सभ्यताओं के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक स्वरूप एवं संस्कृति से लेकर कला के रूप में चर्चा की गई इकाइयों की। हालांकि यहाँ चर्चा केंद्र यूरोप, पश्चिमी एशिया, प्रारंभिक मानव की कहानी एवं उन कार्यकलापों से जुड़ी हुई उसके सहारे जिन्हें हम प्रवेश में बदलने का प्रयास करेंगे, पर्यावरण के संपर्क बनाना शुरू किए, जिंदा रहने के लिए औजार का निर्माण की योग्यता एवं प्रारंभिक प्राकृतिक एवं परिवर्तन की दिशा दशा। जैसी इस पाठ्यक्रम 2 में मानव के विकास एवं जैविक, दूसरा में पढ़े हैं और होमो प्रजाति के 25 लाख साल पहले प्रकट हुई इस प्रकार के पत्थर औजार का प्रारंभ किए और मानव निर्मित वस्तुओं को पहचाना गया। इसके इस्तेमाल शारीरिक श्रम एवं होते औजार की संस्कृति और परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और फलक तकनीकी एक बड़े पत्थर को छील के टुकड़े में बदलना और सहारे टुकड़े में बदलना और औजारों को एक विशेष आकार दिया जाए और तथा विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। औजारों के प्रकार एवं इस्तेमाल करने की विशेषताओं के विभिन्न संस्कृतियों एवं महत्वपूर्ण आपसी अंतर जन्म दिया। इनके अतिरिक्त गृह क्षमता एवं उत्तरजीविका का महत्वपूर्ण तरीका था जिससे प्रारंभिक मानव के प्रसार एवं विकास की सुनिश्चित किया और मानव की यह कहानी और भोजन संग्रह के लिए सरल औजार बनाने और इसके साथ होने वाले उन असंख्याक परिवर्तन के शुरू हुई जिनसे मानवता का इतिहास बदलकर रख दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। इतिहासकार मानवीय एवं पुरातात्विक एवं भौतिकवादी का मानव की संस्कृतियों के विकास के समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए। जैसे विकास को समझने के लिए सिद्धांत का प्रस्तावित हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज भाग 1 में 1996 में उदाहरण के लिए C.G. थॉम्सन में प्रागैतिहासिक की संस्कृति की 3 स्तरीकरण सुझाव दिए जो निम्नलिखित है। प्रारंभिक पुरापाषाण काल खाद्य एवं संग्रहण के चरण में प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर पाषाण काल एवं काल से संग्रहित शिकार को चुनिंदा ग्रहण करने के सामान्य रूप में किया जाता है। नवपाषाण काल एवं उत्पादन के चरण दूसरी तरफ जो है आपका दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ नीलसन जंगली शिकार ने खानवा देश के कृषकों की सभ्यता के चरणों के आधार पर जो है आपका
आधार पर विकास के चार चरणों में प्रतिपादित किए। एडवर्ड टॉलर के अनुसार मनुष्य की सामान्य बुद्धि एवं तर्क संगत व्यवहार था, जिनके उनके संस्कृति विकास का दिशा दी गई, और उन्हें मनुष्य की संस्कृति एवं विकास के 3 चरणों में उल्लेखित क्या है। क्रूरता, बर्दाश्त और सभ्यता के अमेरिकी मानव संस्कृति एवं लुईस मार्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज के भाग 1 में 96 में मानना है कि मानव सामाजिक का पर्यावरण विकास एवं उसके संबंधित तनावों के अनुसार विचार का खुद को ढालना उनकी क्षमता एवं निहित थी। यह इस आधार पर उन्होंने विकास का 7 चरणों में वर्गीकृत किया। बर्बादता निम्न में चरणों में शुरू होकर सामान्य खाद्य संग्रह चरण में होते हैं। सभ्यता के चरण उस समय से प्राप्त करता है जब समाज में लेखन कला की विकास होता है। तो चलिए आगे देखते हैं पाषाण की संस्कृति कैसे थी। जैसे सबसे पहले जो उसकी संस्कृति कैसे थी, तो दो शब्द फिलोलैटिक शब्द जो है 2 यूनानी शब्द से बना है, जैसे कि पेलोसिए का अर्थ पुराना और लेथियस का अर्थ होता है पत्थर। पेलोसियस यानी पुराना पत्थर का उपयोग पाषाण काल को इंगित करता है। क्या जाता है, यह शब्द 1865 ईस्वी में प्राकृतिक जॉन लॉवस द्वारा चलन में लाया गया। इसका प्रयोग लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्रयाग ऐतिहासिक काल के लिए किया जाता था, और जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। कहता है होमो सेपियंस जो होमो सेपियंस तक मानव के विकास की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे अपने जैविक परिवर्तनों से संबंधित इकाई 2 में हमने सीखा। विकास के प्रारंभिक परिवर्तन सिर्फ जैविक ही नहीं करना, वरना संस्कृति की जो है इसमें सिर्फ जैविक के वरना संस्कृति के प्रारंभ में मनुष्य अपनी संस्कृतियों का जिक्र प्रारंभ में मनुष्य अपनी शारीरिक विकास मनुष्य के विकास की संस्कृति के परिवर्तन करते थे, और एक प्रमुख भूमिका निभाते थे, जो संस्कृति एवं परिवर्तनों का जिक्र करते हैं तो न केवल पत्थर और औजार का निर्माण करते थे जो कि रासायनिक एवं अन्य, बल्कि पर्यावरण का बदलाव के संसाधनों का उपलब्धता जिक्र भी करते थे, जिसमें से शिकार की रणनीतियों का तरीका एवं उसे जो है उसमें शिकार जो है जिसमें शिकार के संबंधित अनेक प्रकार की रणनीतियाँ एवं उसमें की गई तरीके के संचार एवं उनके तरीके को नियंत्रित करते थे। आगे चलते हैं, संबोधित करते हैं। तो कहता है इसकी क्षमता, निर्वाह एवं सावधान चित्रकला आदि शामिल हैं। औजारों के उत्पादन के लिए उपयोगिता से निकट का रिश्ता यह अधिकतर उस काल के निर्वाह के राजनीतिक से जुड़ा होता है, और यशोद्यार्थियों के लिए यह बहस की मुद्दा है किस तरह का हद शिकार अर्थव्यवस्था का आधार था। हम शुरुआती मानव को शिकारी या औजार उत्पादन का और शिकारी एवं आधार पर इन हम औजार के रिकॉर्ड के मामले में सबूत आधार पर इन पुरापाषाण काल के लिंग के आधारित श्रम विभाजन का दृष्टिपात करेंगे। बहुत लंबे समय तक शिकार के परिकल्पना के सबसे स्वर्गीय सिद्धांत के अनुसार शिकार जीवन के तरीके में इस पुरुष प्रधान की गतिविधियों को समझा जाता है। कहता है बहुत लंबे समय से शिकार व परिकल्पना के सिद्धांत के अनुसार जो है शिकार के जीवन में जीने के तरीके एवं उसके पुरुष प्रधान की गतिविधि को समझा जाता है। शिकार के सर्वप्रथम शिकार का प्रयास जो है स्वरूप चित्रण किया जाता है, और यह जो है आपका
किया जाता है। तो इसे सर्वप्रथम प्रयास के रूप में चित्रित किया जाता है और तथा महिला और नियंत्रण था। इसे ऐसे माना जाता है कि पुरुष एवं नेता के आभारी बांटते थे, महिलाओं और बच्चों में नियंत्रण रखते थे। उसी तरह से यह माना जाता है कि महिलाओं का उत्तरदायित्व उनकी प्रजनन क्षमता के कारण मातृत्व कार्यों और देखभाल करने तक सीमित थी, जिनकी गतिविधियां आधार क्षेत्र के अंदर ही सीमित थी। कहता है दूसरी तरफ मनुष्य शिकार करने तथा भोजन दूसरी तरफ मनुष्य शिकार करने तथा भोजन की उपलब्धता करने की जिम्मेवारी थी। और संगोठी रिचर्ड्स बीडी देवर के ने जो आप इसके अनुसार जो है इसके अनुसार कहता है कि इनकी पुस्तक में नैन्सी एट जेलहैंट में विद्वान के लैंगिक ध्रुवीयता एवं आधारित सिद्धांत पर कड़ी आलोचना की और प्रयोग ऐतिहासिक के लिंग के आधारित श्रम विभाजन का आधार खंडन क्या उनका मानना है कि शिकार केवल अश्वरवादी जरूरत था, जिनके अनुसार अजीर्ण औजार के कार्यों के उनके कार्यों से पता चलता था। शिकारी शुरुआत में मानव का मुख्य आर्थिक गतिविधियां नहीं थे, बल्कि वे संग्रह करता थे। ये विद्वान का धारणा है कि सवाल करते हैं और क्या सभी महिलाएं मां थी, और तर्क देता है कि प्रसव आधारित श्रम विभाजन के भ्रमक और कई मानव वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं की शुरुआत समय में औजार के निर्माता के रूप में काम किया जाता था। उदाहरण के लिए नारीवादी पुरातात्विक अग्रणी एवं जॉन ग्योरी कैथिस के तर्क के प्रागैतिहासिक महिला अवश्य ही औजार निर्माण रही होगी, क्योंकि कई इन तरह के कार्य करने के लिए फलक औजार की आवश्यकता होती है और मानव विज्ञान की अध्ययन का पता चलता है। अधिकतर संग्रह समाजों में महिलाओं का खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान एक बड़े हिस्से में अपना योगदान देता था। इसके अलावा कई समाज की महिला अकेले अथवा पुरुषों के साथ शिकार पर निकल जाती थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक समाज में संग्रह लिंगन पर आधारित श्रम विभाजन की चुनौती हुई। इन विद्वानों का तर्क से आगे बढ़ने के लिए संग्रह एवं परिकल्पना दी गई और जिसके अनुसार प्रागैतिहासिक काल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह सिद्धांत जो है बताता है कि महिलाओं ने पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन का संग्रह कर प्रक्रमण के लिए जो है इससे कम उत्पादक एवं औजार महिलाओं को कम उत्पादन करने के लिए कम रूप में पैसा क्या जाता। हालांकि यह जो है आपका परिकल्पन देखिए ये हालांकि यह शुरुआती में समाज लिंगों के आधारित श्रम विभाजन पर की उपस्थिति के स्वीकृत की जाती है, और उपस्थिति के स्वीकार करते ही जिलहेमेन जैसे विद्वान मानव जीवन के तरीके एवं श्रम लिंग विभाजन था, लेकिन बल्कि ऐसी प्रणाली पर आधारित पुरुषों और महिलाओं की स्वीकृति के रूप में व्यवहारिक लोकप्रियता एवं एकत्रित करने के लिए साथ ही एकीकृत शिकार कार्य के संलग्न होते थे। प्रारंभिक मानव मृत्यु का अस्तित्व का प्रमुख कारण था कि वे प्रारंभिक समाज के अस्तित्व में दोनों का योगदान समान रूप से जरूरी था। जब समाज धीरे धीरे डेवलप करने लगा तो दोनों का क्या था, दोनों का ये समाज में बहुत ही जरूरी था दोनों को एक साथ मिलकर काम करना। तो इसीलिए दोनों समाज में अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं निम्न एवं संस्कृतियों के बारे में हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है पुरापाषाण काल की संस्कृति एवं औजार। देखिए संस्कृति एवं औजार का जो है संस्कृति एवं बासवाट का पैटर्न एवं मानदंडों के आधार पर तीन काले रंगों में बांटा गया है, जो कि निम्न में पाषाण संस्कृति से जरूरती होती है। इसके बारे में हम उप भाग में चर्चा करेंगे। कहता है बैन फैक्ट 2014 में 4 मानदंड पर चर्चा करते हुए जिनके आधार पर मानव की परिभाषित किया जाता है। और पहला मस्तिष्क का आकार जो 600 घन सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और दूसरा
भाषा की समझ जिसे मस्तिष्क के अंदर में पाए गए पैटर्न के आधार पर समझा जा सकता है। तीसरा, यह मानव के सटीक एवं कड़ी पकड़ से मुड़ सकने वाली अंगूठा, और चौथा, औजार निर्माण की क्षमता। ये सभी चीज़ें जो पर्याप्त है, इससे यह सिद्ध होगा कि मानव जो है धीरे धीरे इसी से अपना आगे बढ़े होंगे। तो इसीलिए कहता है कि इसके अनुसार कहता है कि हर प्रकार के होना चाहिए, उसमें मानव की सटीकता पकड़ होनी चाहिए, मुड़ सकने वाला अंगूठा होना चाहिए, और चौथा, औजार का निर्माण करने का कार्य करने का क्षमता होना चाहिए। प्रयोग के ऐतिहासिक काल में वे पहले मानव कौन थे जिन्होंने औजार निर्माण करना सीखा? यह अब तक पहली है। प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा कौन सा मानव था जिन्हें अब पहले औजार सीखा, और यह अब तक क्या है, एक पहेली के रूप में इसे कोई सुलझा नहीं पाया। इससे पहले की मानव देखिए, इससे पहले की मानव 25 लाख साल पहले मनुष्य जो है, मनुष्य की एक प्रजाति के रूप में जिन्हें स्ट्रेच कहा जाता है, उन्हें दिलचस्प खोजा गया, और यह इस प्रजाति का मस्तिष्क का आकार प्रारंभिक मनुष्य की 1/3 था। वे वानर की तरह दिखते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिक ग्रुही जीवाश्म के पास पाए गए थे, जो कि हिरण और चिकार के हड्डियों के पत्थर के औजार का प्रहार के निशान पाए गए। लेकिन ऐसा कोई औजार अभी तक नहीं मिला है जिससे कि प्राथमिक औजार का निर्माता का पहचान एवं पुख्ता सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इस बात का कुछ सबूत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रारंभिक में मनुष्य प्रजाति मांसाहारी थी, और उन्हें पत्थरों और औजारों का उपयोग सीख लिया था, जिससे मानव के विकास का भूमिका निभाई गई। चलिए, 25 लाख साल पुराने होमो सेपियंस द्वारा निर्मित औजार पाए गए, जो कि साधारणता और अपशिष्ट थे, जो कि जुड़ी हुई तकनीकों को अवलट टूल एवं तकनीकी कहा जाता है, जिनका नाम तंजानिया एवं मोलाइट जॉक के अनुगौज के नाम से शुरू किया जाता है। पहली औजार के बारे में खोजे गए और दूसरे काटने वाले गार्ड्स की शुरुआत की औजार का माना जाता है। ये आमतौर पर एक प्रकार की विधि यानी कि वस्तु पर दूसरे प्रकार का बनाए जाने का आमतौर पर अलावा एक छोटे पत्थरों को आपस में टकराया जाता था, जिससे कि खंडित होकर पत्थरों के छोटे पतले टुकड़े में टूट जाते थे और लंबे और तेज होते थे। इसकी इस्तेमाल खुरचने और काटने वाले औजार के रूप में किया जाता था। इससे और बनाने के लिए किया जाता था, जैसे कि जिनसे लकड़ी, पौधे एवं त्वचा मांस को काटा या खुरचा जा सकता है आसानी से। निकोलस टॉन्स हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ने तर्क दिया कि प्रथम औजार के निर्माता और औजार की क्षमता के साथ औजार की तकनीकी की आंतरिक स्पष्ट समझी थी, और औजार को बनाने के लिए हाथों और आँखों के एक छोटे से समन्वय की आवश्यकता था, और एक औजार को आकार देने के लिए उस पे पत्थर की तीव्र कोण के पहचान एवं मानसिक प्रसरण की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार पत्थर के आकार किनारे से पहचानना संभव हो जाता है। कहता है इसे प्रारंभिक मानव द्वारा इस औजार के रूप में तैयार किया जाएगा था, और हिस्ट्रोआउट 2011 में दर्शाया कि अल्बेडना एवं औजार जैसी सरल एवं शिल्प कृतियों की जटिल विधियां शामिल थी, जिसमें से कच्चे माल को सावधानीपूर्वक चयन किया जाता था। इसके बाद फलक और फलक के पृथक्करण किया जाता था। इसके बाद प्रहार विधि का उपयोग या इस्तेमाल के लिए औजार का उत्पादन किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से नुकीला पत्थर बनाया जाता था। तो ओल्डेन की तकनीक औजार के बनाने की एकमात्र ऐसी तकनीक थी जो
जो 10 लाख साल पहले ज़्यादा से चलती आ रही है। नेपिंग शब्द है फलों को कोर से हटाने एवं डायबिटीज एवं शब्द की अपशिष्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। और सबसे पुराना कोर सरल एवं एक ध्रुवीय एकल कोर था, जो कि जिसमें से एक या दो फ्लैक्स हाइट दिया गया था, जो कि बाद में प्रारंभिक मानव एवं अधिक जटिल न्यूक्लियस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि पूर्व निर्धारित आकार और माप के फलक को हटाया जा सकता है। सबसे शुरुआत कोर में आमतौर पर गुटिका एवं औजार फेबल टूल्स कहा जाता है। औजार का उपयोग पर हाल के शोध से पता चलता है कि ओल्डवा औजार के शिकार के लिए नहीं थे और पौधे के जानवरों को काटने और छिलने के उपयोग थे, जो कि वे ज़्यादातर शवों के प्रक्रमण एवं खाल उतारने के जोड़े और मांसों को खोलने के लिए हड्डियों को खोलने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आर्नोल्ड चर्च ने पूर्वी एवं उत्तरी कन्या की झील में तुर्कान के नज़दीक दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में जानवरों की हड्डियों और औजार के साथ एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित पाया गया। इन परभक्षियों पर उपस्थिति के साथ इस आचरण का आग या पालतू जानवरों की खोज की अनुपस्थिति में उन स्थानों पर औजार के साथ जानवरों की हड्डी पाया जाना इस बात का इशारा करता है कि प्रारंभिक होमो सेपियंस अक्सर मांस की आश्चर्यवादी एवं संग्रहण के निर्भर करते थे, यथाकथा मांस की खोज में घूमते थे। इस तरह से मानव जीवन सटीक एवं मैथेन का मानना है कि प्रारंभिक मनुष्य का संज्ञात्मक या सीखने और समझने की क्षमता महत्वपूर्ण थी। वे आपस में वातावरण को समझने में मदद करती थी। इन परिवर्तनों के साथ सामाजिक बुद्धि के विकास भी हुई होगी, कहता है, जिसे निर्वाह पैटर्न औजार बनाने की आदि के संदर्भ में देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट हॉगन 2014 तक दिया कि होमो एस्टेल अवश्य ही होंगी, क्योंकि उत्तरजीवी एवं पुस्तक की रणनीति एवं प्लग के साथ समर्थक शाखाओं के पत्थर एवं संरचनाओं के द्वारा एक ही साथ आश्रय बनाए के संचार में कौशल एवं बुद्धि से जुड़ा विकास का संवाद करने के लिए अवश्य ही ग्रहण का इशारा करते हैं। दृष्टि और बातचीत करने की क्षमता एवं तकनीक अन्य जटिल समस्या से बातचीत कर मार्ग स्थित क्या होगा, जिसने कि संज्ञात्मक रूप से क्षमता एवं वृद्धि का योगदान होगा, कहता है। होमो इरेक्टस का आना एवं सिर्फ जैविक परिवर्तनों से नहीं बल्कि औजार तकनीकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भी जुड़ा होगा। शुरुआती में मनुष्य एसोसिएशन एवं औजार की प्रगति से जुड़े थे, जिसके नाम फ्रांस के सेंट एसिलन नामक स्थान पर रखा गया था। इस तकनीकी में दोहरी औजार शामिल भी थे, जिसमें से दोनों पक्ष के फ्लैंकिंग एवं की गई थी और औजारों को अधिक नुकीला और बेहतर थे। वे उपदेशीय औजारों के उनका उपयोग लकड़ी के काम करने एवं का खाल निकालने के साथ साथ जानवरों को काटने के लिए भी किया जाता था। इसके साथ साथ हस्त कुल्हाड़ी का विलेन मांस काटने वाला बड़े चाकू जैसे औजार पहली बार सामने आता है और यह बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि उन्हें कई बार तेज किया जा सकता था और पशुओं को चीर फाड़ करने में बड़े पशुओं को शिकार एवं साक्ष्य एवं बॉक्स ग्रेव वेस्टर्न एवं सक्सेस इंग्लैंड के एब्रेना कॉस्टन मध्य स्पेन जैसी जगहों पर पाए गए और एब्रेना का आर्टास के अभिष्ट हस्त एवं कुल्हाड़ी के बड़े चाकू, खुरचनी और काटने के औजार भी पाए गए। साक्ष्य इंगित करता है कि हाथी, गैंडा एवं जंगली भैंस, हिरन आदि जैसे जानवरों को इन जगहों पर काटा गया था। कई विद्वानों का मानना है कि यह स्थान सूझबूझ के साथ योजनाबद्ध पारिस्थितिक शिकार के प्रतिनिधित्व करता है। फ्लैग कहता है
फलक के दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है और उप उत्पादक के सहप्रिय एवं फ्लैंकिंग एवं स्पेसिफिक उत्पादक औजार को कम करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है, और ये फलक लंबे मालवे का हिस्सा होता था। कोलेटेनिया लेविटेशन इमेस्ट्रेस के तरीके के अभिप्रेस फलक का उत्पादन किया जा सकता है। इसके विवरण में इस भाग में आगे देख सकते हैं। इस तरह का उस वक्त जो है मानव इस प्रकार का औजार बनाते होंगे। चलिए देखिए, इंसुलेंस के सबसे तकनीक एवं विशिष्ट हस्त कुल्हाड़ी। ये है हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से करके मारने वाला। कहता है हस्त कुल्हाड़ी एक आंसू की बूंद के आकार जो है आकार एवं औजार था, जो कि प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के आधार पर श्रेष्ठ तकनीकों को प्रारंभ के बाद श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ब्लैंक नामक एवं फलकारों के उत्पादन में हस्त कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था। इन चरणों में प्रारंभिक इंसुलेशन की तकनीक एवं महत्वपूर्ण नया प्रयोग था। हालांकि हस्त कुल्हाड़ी इस चरण में एक छोटा सा सुडोल औजार का होमोस्पेस बेहतर शिकारी थे और हस्त में प्रत्यक्ष में प्रोजेक्टाइल के रूप में कर सकते थे। इस प्रकार कर सकते थे और औजार के साथ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरे महत्वपूर्ण क्लेवर के मांस को काटने वाले बड़े चाकू था, जो एक छोर से सीधे काटे किनारे वाले एक फलक, जो इन औजारों को पुनः उपयोग किया जा सकता था और पुनः इन्हें तेजी से क्या किया जा सकता था, इन्हें पुनः तेजी से किया जा सकता था और फलक के औजार के रूप में पुनर्निर्मीकरण किया जा सकता था। और औजारों को उत्पादन के लिए पत्थर के अलावा लकड़ी एवं बरसिंगा के सींग व हड्डी के भी इस्तेमाल किए जाते थे। कहता है आहार के मांस में शामिल होने के लिए अन्य सामाजिक परिवर्तन हुए, जो कि जैसे सामूहिक गठन, यानी कि एक समूह में जाते थे और शिकार करते थे। सामूहिक गठन, उसके बाद पृथक औजार किट। कहता है पृथक औजार और किट, यानी कि पत्थर के किट का औजार का निर्माण करना, खुरचनी, ब्लेड, सतही खुरचनी, बेला और जैसे अन्य सरल चीज लेकिन कुशलता के उत्पादन किए गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए पत्थर एवं बरसिंगा सींग के हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। पृथक, और चलिए देख सकते हैं इस तरह से वहाँ के लोग जो है अलग अलग कुशलता एवं कारीगरी दिखाते होंगे, अलग अलग झुंडों रूपों में बनते थे। इंसुलियन प्रौद्योगिकी एवं के बाद चरण के गहत एवं कोट तकनीक का प्रयोग करते थे। औजार का उत्पादन किए जाने लगे और यानी कि पहले के कोर का त्रास किया जाता था और इसके बाद वांछित औजार का उत्पादन करने के लिए फलक का उत्पादन किया जाता था। कहता है संयोजन एवं नामकरण क्वेश्चन अनसीन सक्सेस इंग्लैंड के नामक एक वैज्ञानिक ने कहा था कि वर्गीकरण के अनुसार औजार के बड़े चौड़े मोटे फलक एवं ब्लॉक ऑन खंड दर खंड प्रति द्वारा निर्मित थे, यानी कि इन्हें इंसुलियन औजार के अलग अलग नाम माना जाता था। हालांकि आजकल कई विद्वान जैसे कि ओहेल एक अन्य विद्वान एवं इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को एक अलग औजार के प्रौद्योगिकी के रूप में नहीं बल्कि फ्लैकिंग प्रक्रिया के एक ही हिस्से के रूप में देखते हैं। इस विधि को कभी हस्त कुल्हाड़ी रहित एवं निम्न प्रापाषणिक एवं औजार संस्कृति के रूप में भी समझा जाता था। कई विद्वानों ने इस विधि को लेवलाइज तकनीक के अद्भुत के रूप में भी मानते हैं। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला समूह था जिससे अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेने की क्षमता एवं फिर से प्रतिबिंब होती थी। वे पूर्वी अफ्रीका में सवाने से जावा और उत्तरी अफ्रीका में यूरोप, एशिया इत्यादि
इत्यादि के दुर्गम एवं जलवायु के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। वे आग को नियंत्रित करने की क्षमता एवं वाकिफ थे और दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में वाटर वॉर्फ गुफा से 18 लाख वर्ष पहले एक भट्टी की तरह व्यवस्था की सबसे पुराने सबूतों के रूप में खोजी गई थी। संस्कृत दक्षिण अफ्रीका के जॉइंट लिफ्टिंग जैसी अन्य जगहों पर भी राख और हड्डी के टुकड़े के साथ नियंत्रित आग लगाकर उपयोग दर्शाई जाती है। इस तरह से इजराइल एवं गैसन में लगभग 7,90,000 साल पहले जली हुई लकड़ी के बीज का प्रमाण मिलता है। बीजिंग चीन एवं रेखिन गुफाओं में 4 लाख साल से पहले लकड़ी को कोयले जले हुए एवं हड्डियों के टुकड़े एवं भट्टी के राख का संचय एवं प्रमाण इंगित करता है। ह्यूमनिस्ट आग को उपयोग करते थे। वे उन्हें क्वार्टर्स के फलक बनाने में भी सीख लिया थे। वे गुंडस, खुरचनी एवं स्वा के अन्य कलाकृति के निर्माण करते थे। वे निम्न एवं प्रापाषाण काल के जीवन निर्वाह एवं संकर समर्जन एवं सेविंग के साथ साथ पौधे द्वारा भोजन का इकट्ठा करने पर आधारित थे। वे शायद अब मौसम को बेहतर समझ रखते थे। वे बड़े बड़े झुंड में रहते थे। कभी कभी जब प्रचुर मात्रा में शाकाहारी एवं खाद्य सामग्री की उपलब्धता होती थी वे छोटे झुंड में भी रहते थे। उनकी सामाजिक प्रयागता और लचीलेपन की प्रतिबंधित करते थे। उनके पास एक पूर्ण विकसित ब्रैक क्षेत्र एवं आमतौर पर होमोनिड मस्तिष्क के बाईं तरफ अधिक प्रबल क्षेत्र था, जो वक्र शक्ति से बातचीत करने के लिए उनकी क्षेत्र से आमतौर पर होमोस्पेन मस्तिष्क के बाईं तरफ से अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कहता है निम्न एवं संस्कृति के सरल और सुरील एवं जटिल एवं औजार तकनीकी परिवर्तन के जीवन निर्वाह के अलग अलग पैटर्न्स उन लोगों ने अपनाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से देखिए, पहला है आपका निम्न में प्रापाषाण काल की जीवन निर्वाह की रणनीति पर चर्चा करें। इसमें आप पहला है कि निम्न प्रापाषाण काल के जीवन निर्वाह रणनीति। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जिस तरह से पहले प्रापाषाण काल में सबसे पुराना जब मानव जो है खाने और पीने पर ध्यान देते थे ज़्यादा, और जैसे कि इसमें महिला और पुरुष दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जिसमें से जो महिला थी उसमें उसका मानना है कि कुछ लेखक का मानना है कि जो महिला थे वो क्या करते थे, घर का काम करते थे। लेकिन कुछ लेखकों का मानना है कि महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं भी अपना कार्य में हिस्सा लेते थे। कभी कभी अकेले या एक दूसरे के साथ जाते थे। और इससे यह सिद्ध होता है कि यह धीरे धीरे जीवन निर्वाह की रणनीतियाँ बना रहे थे। अल्डवेन औजार तकनीकी की एक संक्षिप्त नोट लिखे। अल्डवेन जो है एक प्रकार का तकनीकी जो कि जैसे कि नुकीला पत्थरों के छोटे छोटे उसके अनुसार बताया गया था कि उसका जो हाथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मुड़ सके आसानी से, उसकी उंगली अच्छे से होनी चाहिए, उसको तर्क यानी आना चाहिए, तकनीकी आना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए। इस तरह से वो बताया था कि किस तरह से वो अपने तकनीकी और साक्ष्य के रूप में वो अपने औजार को बना सकता है। होमो इरेक्टस से जुड़े संस्कृति एवं परिवर्तन का क्या कारण है? होमो इरेक्टस से जुड़े परिवर्तन का कारण यह है कि जैसे कि कोई भी जुड़े हुए संस्कृति का परिवर्तन का कारण इस प्रकार होना चाहिए जैसे कि वो एक हस्तकुल्हाड़ी बनाया था। तो हस्तकुल्हाड़ी में उसमें देखेंगे तो गौर से वहाँ पे 4 अंगुली का जो है निशान है। तो इसी की ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है पकड़ने के लिए थोड़ा सा ग्रेपिंग बना रहता है, जो कि पकड़ के उसे अच्छे से काटा जा सकता है। जैसे कि छोटे छोटे खुरचनी, यानी कि उसकी जो खुरचनी जो बनाई गई थी तो पत्थरों की, वो जो थे बहुत ही नुकीले एवं शार्प थे, जिससे कि आसानी से किसी हड्डी को तोड़ सकते थे। जुड़े हुए उसकी संस्कृति यही थी कि जैसे कि वहाँ के जो भी महिलाएं थी, जो भी बच्चे थे, जो पुरुष थे तो वो पकड़ने जाते ही थे, तथा साथ ही साथ वो महिला भी जो थे वो अपने हिस्सेदारी लेते थे। मध्य
प्रापाषाण की संस्कृति। मध्य प्रापाषाण काल की संस्कृति लगभग 78,000 ईसा से 78,000 साल से लगभग 1,28,000 साल पूर्व एक औजार की तकनीकी की जीवन निर्वाह एवं रणनीति के रूप में साथ ही में हेमोडिस की दूसरी प्रजाति को नियंत्रण से संबंधित है। हेमोडिस एक विशिष्ट औजार की किट यानी मिस्त्री औजार से जुड़ी थी। कहता है मिस्त्री औजार दो प्रमुख तरीके से लैवेट लेविस विधि के स्कोर एवं डाइक स्कोर की तकनीकी का प्रयोग में कोर तराशा जाता था। इसे प्राकृतिक एवं निर्माण के छोटे छोटे आकार होते थे, छोटे छोटे और धीरे धीरे छोटा छोटा होता था। इसे समतल एवं चमकीली प्लेट होती थी। किसका? मध्य पाषाण काल की संस्कृति जो था ये कैसे था? ये औजार तकनीकी निर्वाह एवं रणनीति के रूप में नए रूपों से साथ इमिडिएटली हुआ था। जैसे कि इसका विधि था डी स्कोर करना, तकनीकी को कोर तराश क्या और फिर निर्धारित आकार को फलक इनकी उसका जो फलक होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसके आकार एवं प्रकार के तेज होना चाहिए। साथ ही इनका उपयोग नोक को बनाने के लिए खुरचने के लिए किया जाता था। लेवेस तकनीकी छटनी के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में समझाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के औजार बनाए जाते हैं, बहुत ही नुकीले एवं शार्प बनाए जाते हैं। जैसे कि ब्लेड के रूप में बनाया जाता था, कोई फलक के रूप में बनाया जाता था, आदि के रूप में बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। तो चिपटा, तोपने वाला, कोटने वाला, मतलब हर प्रकार का वो लोग अपना बनाते थे। तो चौड़ा, कोई तिपचा, कोई मतलब बहुत ही शार्प, तो उस पर रख के काटा जा सकता है। इस अवधि में संयुक्त औजारों का उत्पादन किया जाने लगा और मस्त्री औजारों के संस्कृति एवं परिवर्तन को दिखाई देते थे, जिसका नाम ले मिस्टर एवं दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के नाम पर रखा गया। और ये ज़्यादातर फलक और औजार थे, जिसमें सबसे आम खर्चुनी एवं दक्षिणी के भले ही नौक और हस्तलेखा पहाड़ी के अलावा नुकीली एवं फलक थे, जिसके इस्तेमाल को अलग करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए एक भला नोक और डंठल के एक साथ जुड़ा गया था, उसके नियंत्रण और बेहतर शिकारी बना दिया। और मशीनी तकनीक के बड़ी विविधता के जो विद्वान के बीच बहस विषय रहा कि इसके अनुसार अलग अलग समय विधि में अलग अलग परिवर्तन एवं जलवायु के मौसम प्रचलित थे। लुइस मैसेरे के अनुसार मानना है कि औजार की परिवर्तनशील एवं नियंत्रित किया गया और विभिन्न कार्य के प्रतिनिधित्व करते थे, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पत्थर की नोक वाली भाला जैसी कलाकृति उपदेश्य नहीं थी, बल्कि इनका इस्तेमाल विशिष्ट उपदेशों के लिए किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रण एवं मौसमी दरों के द्वारा एक बड़े क्षेत्रों में अपना दखल जमा लिया था। वे जहाँ पर हर वर्ष आपस आते थे। मतलब कि अगर बारिश का समय आता था तो वो लोग अपने जगह छोड़ के चले जाते, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाता तो वो लोग आ जाते थे। वे स्थानीय पर्यावरण को अच्छी तरह से समझ जाते थे। इसके अनुसार एवं प्रशासन की योजना बनाते थे। वे गुफाओं और चट्टानों का नीचे श्रेय लेते थे। वे अच्छे शिकार और विशाल जानवरों के जैसे हाथियों एवं विलुप्त प्रजाति जैसे हिरण, पक्षियों के अलावा जंगली घोड़े एवं मछलियों का भी शिकार करते थे। इस तरह से नेदर जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मध्यकाल में ये लोग मछली का शिकार करना भी सीख गए थे, मछली पकड़ना भी सीख गए थे। निडर स्थल पर जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जटिलता एवं धार्मिक मान्यता थी। कई विद्वानों का मानना है कि निडर स्थल एवं मृतकों को दफनाते थे। चट्टानों की गुफाओं के साथ खुली जगहों पर भी कब्र पाए गए। एकल कब्र अधिक आम थी और जिसमें चकमक पत्थर यानी फ्लैमेट के औजार एवं खाद्य मांस भी दफनाए थे। कहता है इस प्रकार के कब्रों को इराक के जगरस पहाड़ी की शानदार गुफाओं में पाए गए थे। फ्रांस में एक स्थल जो चैम्प्स ऑफ सेटस की एक बड़ी कब्रों की तकनीकों के में पाए गए और फ्रांस की एक अच्छी इसी तरह से पाए गए। इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और जंगली भैंसों एवं हड्डियों और मतलों के दफनाए गए। विद्वानों का मानना है कि जानबूझकर दफनाया गया और फ्रांस की एजेलिया में चट्टानों का श्रेय मानना है। चलिए
दूसरे एवं 5वें वयस्कों को वो 4 बच्चे के एक शिविर में जो कि दफनाया गया और बहुत सबूतों से दफनाया गया। पगन एवं कहना है कि हालांकि निडरता अपने मृतकों को दफनाने के लिए, लेकिन पुरातत्विक एवं जीवन का अवधारणा से जोड़ने के लिए ये बहुत ही क्या है, संदेहात्मक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है मध्य पाषाण काल में केवल बेहतर औजार एवं जटिल शिकार की रणनीति के संदर्भ में, बल्कि समाज के पर्यावरण अनुकूल रणनीति के भी रूप में बदलाव आया। और इसके अलावा हमारे आसपास दफन के तरीका एवं प्रथाओं को संदर्भ में कुछ अनुष्ठानों को भी साबुत मिले, जो प्रारंभिक मनुष्य एवं अन्य जानवरों को उससे अलग करते थे। यानी कि इस काल में हमें मध्य पाषाण काल में हमें इस प्रकार का, देखिए आप निम्न और मध्य पाषाण काल में कैसे अंतर करेंगे, तो इसमें यह हमें अंतर मिला के यहाँ के जो लोग थे थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा विकसित हो चुके थे। ये मछली पकड़ना सीख गए थे, ये जो थे अपने मौसम को जानना सीख गए थे। यानी कि एक नियंत्रण साल के बाद वो आ जाते थे। यानी कि यहाँ की जलवायु परिवर्तन के बारे में उसे पता चल गया था और वो शिकार करने के लिए जैसे हाथी घोड़ा गाय को पकड़ते थे और उसको अच्छी तरह से कर लेते थे। और उसके बाद यहाँ पे कब्रों का भी कुछ प्रमाण मिला है, जैसे कि जो मर जाते थे तो उसको एक कब्र में ढक के जाते थे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों को भी पाई गई। चलिए आगे देखते हैं। निडर स्थल एवं उनकी संस्कृति पर चर्चा करें। निडर स्थल एक प्रकार का क्या था, तो निडर स्थल जो थे वहाँ के लोग सब जो थे, स्थानीय लोग सब जो थे वहाँ के क्या करते थे, मतलब जलवायु परिवर्तन होते थे तो बाढ़ आने के ये संभावना सब के कारण से वो लोग क्या करते थे, निडर हो जाते थे। वो पहले ही सावधान हो जाते थे और अपनी कहीं पत्थरों की गुफाओं या कहीं झाड़ियों में छिप जाते थे, जिसका कारण से वो निडर संस्कृति पर चर्चा हो जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रापाषाण काल की संस्कृति। उत्तर पाषाण काल की संस्कृति जो है इस अभी तक अज्ञात एवं पूर्ण विकसित मानव विज्ञान का एक क्रो-मैगन है, जिसकी नामकरण दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस एवं नाइजीरिया से नाम से किया जाता है। वे दक्षिण के पश्चिम मध्य एवं यूरोप में 40,000 वर्ष पूर्व आकर बसे थे और 35,000 से 40,000 पूर्व दक्षिण फ्रांस में अपशिष्ट एवं उत्तर पाषाण काल की तकनीकी एवं बने तकनीकी के रूप में क्रो-मैग्नेस के पैर लंबे एवं समांतर सहायकारी एवं रिक्त स्थानों को निर्माण के लिए किया गया। इनके कार्य एवं अतिरिक्त शरीर चीरफाड़ करने के लिए, त्वचा प्रक्रम एवं प्रोसेसिंग, लकड़ी के काम अथवा वस्त्र उत्पादन के लिए आदि विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के विस्तृत श्रेणी की कलाकृति एवं निर्माण किया जाता था। और ब्लेड का औजार उपयोगी एवं औजार के खुरचनी, सुआ, चाकू एवं छिद्रित सुई वाले तक्षण आदि औजारों की हड्डियों, पत्थरों एवं हाथी दांत भी बने होते थे। चकमक चाट अलावा कांच यानी ओसिडाइस का आमतौर पर प्रयोग किए जाने लगे। इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपका कांच का प्रयोग करने लगे, कुछ चमकदार चाट का प्रयोग करने लगे, यानी कि बहुत ही अच्छे प्रकार के हड्डियों के बरसिंगा के औजार बनाने की तकनीक सीख गए थे। जैसे कि हड्डी होती थी उसका भी औजार ये लोग बनाने सीख गए थे। इस काल में अर्थव्यवस्था का संग्रह, यानी कि धीरे धीरे अपने मतलब कि अपना धीरे धीरे पैसा नहीं, मतलब कि अपना खेती उती करने के लिए अग्रसर होने लगे थे। तो अखोटा की एक मछली पकड़ना शामिल हो गया था। सभ्यता का विकास एवं सभ्यता के न केवल औजारों के अर्थ में विभिन्न थी, बल्कि सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का संदर्भ में इनकी विभिन्नता भी थी। यानी कि ये लोग अलग अलग धार्मिक विभिन्नता के भी रूप में काम करने लगे थे। सभ्यता का विकास एवं सभ्यता के केवल औजार का निर्माण अथवा विभिन्नता अनेक क्रोमों के नदी घाटी को प्रेशर किया जाते थे। उन्हें पेड़ पौधे के खाद्य एवं पदार्थों को संग्रहित अतिरिक्त बड़े जानवर, बल्कि छोटे जानवर, खरगोश, भेड़िया, पक्षी आदि का शिकार किया। जैसे कि वर्णित करते थे, वे ज़्यादातर छोटे समूह में रहते थे, मतलब छोटा समूह में रहते थे, यानी कि ज़्यादा समूह में रहते थे तो उसको जीवन यापन करने के लिए परेशानी हो जाए। इसके कारण वो छोटे निर्वाह के लिए विभिन्न पशुओं का शिकार करते थे, संग्रहित एवं खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते थे। वे पुनः बसंत, गर्मी एवं प्रारंभिक में पतझड़ के मौसम में बड़े एकत्रित होते थे, जब वह रेडियो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे
रेडियोचर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो बड़े बड़े जाड़े के मौसम में वे फिर से छोटे छोटे समूह की विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते थे। जाड़ों के समूह में क्या होते थे, वे विभिन्न छोटे छोटे दिशाओं में बिखर जाते थे। कुछ उत्तर पाषाण काल की संस्कृतियाँ, यानी कि उत्तर पाषाण काल की क्या संस्कृति थे, तो उत्तर पाषाण काल की संस्कृति एक चैटलेपेनियन संस्कृति है, जो कि पश्चिमी यूरोप की प्रभावशाली थी और लगभग 35,000 से 30,000 बीपी में फली फूली यह संस्कृति ब्लेड बनाने के लिए जाने जाते थे। सबसे आमतौर पर दक्षिणी एवं फलक खुरचनी, चाकू, छेनी आदि इत्यादि के अलावा दांतेदार औजार का पत्थर के तरीके औजार एवं उनमें से अधिक किनारे होते थे। नौकेदार एवं औजार काटा पॉइंट्स इस संस्कृति की विशेषता एवं औजार के ब्लेड से बुना हुआ जो था चेटेलोपेरेनिक चाकू था, जिसके किनारे एवं धारदार, जबकि उसका दूसरा किनारा जो था वो घुमावदार एवं कुंदा था। संस्कृति के लोग हड्डी के औजार बनाने के लिए उनके आवास की संरचना बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। अधिकांश आवास सिकुलेट ब्लेड यानी उसके अधिक कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मिट्टी के साथ गोलाकार होते थे, जो कि सारे के हेल्थी यानी कि हेल्थ के आपस में स्तंभ एवं क्षेत्र की जमीन से जुड़े हुए विशाल के गजदंत के रूप में बताए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। इस सर्दी में महत्वपूर्ण संस्कृति एवं पत्ती रूपी नेक एवं संस्कृति को पॉइंटेड किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता कल्चर यह संस्कृति ब्रिटेन की संस्कृति से, यह संस्कृति जो है ब्रिटेन की संस्कृति से लिया गया है। संस्कृति से ब्रिटेन के रूप में कुछ स्थानों पर पहले संस्कृति के बारे में समकालीन थे, जो कि लेकिन उनके प्रवक्ता का आकार का आधार की संस्कृति का नामकरण जो किया गया था वो बहुत ही संस्कृति के महत्वपूर्ण था। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण एवं ट्रांसपोर्ट इस संस्कृति के माना जाता है कि हालांकि इसका विकास जो है एक इस संस्कृति में महत्वपूर्ण अंतिम पुरातात्विक एवं उद्योग का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि गणित एवं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संस्कृति के काल पश्चिमी एशिया लगभग 4000 से बीपी में यह अपना क्रो-मैग्नन मानव संस्कृति बनाई जाती थी। इस औजार में संस्कृति के चांचेदार दक्षिणी तिब्बती अपरेंटे वाले खुरचनी आदि की ओर अग्रसर बना रहे थे। तो इस प्रकार से ये लोग कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि संस्कृति के ऑर्गेनिक संस्कृति के काल में निर्धारित संस्कृति माना जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है अलग अलग प्रकार के औजार बनाने लगे थे और लगभग जो है फ्रांस के पाए जाने वाली हड्डियों के विभिन्न पॉइंट, नॉक पॉइंट, छेद वाली सुइयाँ एवं तकी के मजबूतों मिले लगने। इसके बक्सर नक्शे छोटे छोटे जानवरों के प्रतिनिधित्व करते रहे और संस्कृति के जल्दी प्रभाव हो गया और मध्य संस्कृति में बांटकर लगभग 1800 से 800 बीपी निर्धारित किया जा सकता था। यह संस्कृति जटिल बस्तियों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। इस संस्कृति के लोग संयुक्त औजार एवं सूक्ष्म कण प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल एवं धनुष एवं कांटेदार मिर्ची एवं लघु ब्लेड बनाना सीख लिया था। यह मनुष्य की अपनी कलात्मक एवं उपलब्धियों के विशेष रूप से गुफा कला के लिए भी जाना जाते थे। जिस पर अगले उपभोग में चर्चा की गई थी। लेकिन इससे पहले हम उस पर जाएं कि याद रखना महत्वपूर्ण है कि अब तक उत्तर पाषाण काल के औजार एवं आवास संरचना एवं शिकार की रणनीति आदि संदर्भ में क्षेत्रीय विविधता द्वारा पहचाना गया। अब हम पुरापाषाण काल की संस्कृति के विकास एवं उनकी कलात्मक सक्रियता का द्वारा पहचान चिन्हित कर बारी बारी समझेंगे। कलात्मक अभिव्यक्ति
48,000 साल पहले यूरोपीय गुफाओं को दीवार में चित्र बनने के अलावा पेंटेड से दृढ़ दांत एवं इत्यादि जैसे गहने बनाने की कला सीख ली थी। और पूर्व ऐतिहासिक काल में दो प्रमुख किस्में एवं विचलित मोबाइलर एवं पार्श्विक पेट्रोलिंग गतिशील एवं वस्तुओं के निष्पादित सजावट या कला कार्य के लिए, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, और उसे विचल कला या गृह कला के रूप में कहा जाता था। गुफा की दीवार और छत पे पाए जाने वाला कला की गुफाएं कला की प्रशासनिक कला कहा जाता है। चित्रकला संज्ञानात्मक कला प्रापाषाण काल की हड्डी एवं सींग की लकड़ी दर्शन बनाने की इनकी अलग अलग शैली अलग अलग प्रकार के इन लोगों को कार्मिक विकास में आने लगे थे। ये लगभग 16,000 ईसा पूर्व दक्षिण फ्रांस के जो है चित्र में जंगली घोड़े, बैल, रेडियर एवं अन्य जानवरों को दर्शाया लगा। इन चित्रों के उपयोग किए जाने वाले रंग एवं खनिजों के उपयोग में प्राप्त किए गए सबसे आम हेमेटाइट अर्थात लाल रंग का अलावा प्राकृतिक के प्रज्वलित मैग्नीज अथवा मिट्टी के चारकोल में मिश्रित घटक पाया गया। इसी तरह से मानव की संस्कृति अंगुलियों का पहचान करने लगा। ज़्यादातर लोग संस्कृति की चट्टान जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है इस प्रकार के ये लोग फिगर बनाने लगे। तो इसी तरह से विद्वानों का इन पास कला के रूप में पीछे का उद्देश्य एवं समर्थ एवं है। तो इस प्रकार से कुछ विशिष्ट तर्क एवं गुफा के शमनवादी एवं विश्वास अनुष्ठानों से जुड़ी हुई थी, जो जानवरों के चित्र समन्वय एवं प्राणियों के आत्मा एवं जीवन की शक्ति का प्रारंभिक मनुष्य की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थी। और इन्हें यूके और रेसेंट फॉल्ट एवं पैलेसियो प्रेस 2013 में अद्भुत द्वारा टाटमेटवाट एवं टपस सहानुभूति जादू के रूप में भी ज्ञात का उपयोग रूप में की गई। तो यूरोप में उत्तर पाषाण काल की संस्कृति में यूरोप में किस तरह से उसकी उत्तर पाषाण काल की संस्कृति जिस तरह से हड्डी का औजार बनना एवं यहाँ की अलग अलग संस्कृति पर चर्चा करना, इनकी अलग अलग प्रकार की शैलियों मतलब हड्डियों में बीच में जो है छिद्र बनाकर उसे अच्छी तरह से सुईनुमा करना। उसके बाद अलग अलग चित्र की शैली के नामांकित कीजिए और बताइए कि चित्र पर श्रृंगार। तो इस तरह से लोग मध्य पाषाण काल की संस्कृति मैथिली मध्य पाषाण काल से आमतौर पर अपना पाषाण काल के प्रस्तावना समझ गए थे। इस आधार के और कटौती के जलवायु परिवर्तन की पहचान एवं इस काल के हिमयुग के अंतर गर्म एवं अवधि की शुरुआत देखी गई। फिर भी ठंडा चरण से भी देखा गया और समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई थी। तट के सुहाने एवं झील के अत्यधिक उत्पादक एवं जलीय संसाधन का वनस्पति के साथ साथ जानवरों के साथ अक्सर बड़े पर उदाहरण के रेशेदार ऊनी एवं अत्यधिक प्रचलित हो गए थे। भोजन में वृद्धि एवं जनसंख्या की वृद्धि योगदान हो गया था। पर्यावरण संबंधित बदलाव कहता है होलोसीन युग में भूशास्त्रीय के अनुसार जो है जलवायु में पुरापाषाण काल के अंत में लघु एवं पाषाण काल के औजार के सूक्ष्म पाषाण काल के शुरुआती काल में देखी गई संघर्ष की प्रक्रिया और शुरुआत की इस चर्चा में उपभाग करेंगे। जलवायु एवं सूक्ष्म बंजर होती जा रही थी, जिससे कि इस क्षेत्र में वनस्पति तथा जीवों के बदलाव के वजह संख्या की वृद्धि एवं आदि के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि के रूप में जिसकी वजह दो प्रकार का बदलाव होता है अब आवश्यक हो गए थे। पहले औजार का उपयोग एवं परिवर्तन के दूसरे उपलब्ध में खाद्य संसाधनों का उपयोग में परिवर्तन। फ्रांस के नज़दीक एवं मोअद्दीन की गुफाओं में खोज के साथ साथ मध्य पाषाण काल के एक विशिष्ट संस्कृति काल के रूप में पहचाना जाने लगा। और इस जगह पर उत्तर पाषाण काल के मैग्नेटिक एवं औजार की एक जगह पूरा मध्य पाषाण काल के औजार पाए गए। और इस खोज के साथ यूरोप में एक विशिष्ट चरण की पहचान हुई और मध्य पाषाण काल के अक्सर पुरापाषाण काल नवपाषाण काल के बीच की संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डी प्राइस 1991 में के अनुसार मध्य पाषाण काल के केवल सूक्ष्म पाषाण काल के औजार का उपयोग या वन या तट
के शोषण के कुत्ता पालतू बनने से नहीं जुड़ी थी। इस कृषि की शुरुआत पहले उत्तर हेमदत्त काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और क्लर्क के रूप में भी माना जाता है। मध्य पाषाण काल में अनिवार्य रूप से संस्कृति का अंत एवं उद्घोषणा होने की वजह संस्कृति में विकास एवं मौलिक परिवर्तन का प्रस्ताव का काल था। कहता है सूक्ष्म पाषाण औजार। कहता है इस युद्धि में जुड़ी हुई सूक्ष्म औजार के साथ साथ छोटे छोटे धारदार एवं बहुत ही उपयोगी एवं बहुत बेहतर संयुक्त औजार का हथियार संदर्भ में विकसित देखा गया। सूक्ष्म पाषाण काल आमतौर पर ज्यामितीय रूप में बनाए जाते थे, जैसे कि त्रिकोणीय एवं समबाहु आकार के, लेकिन के अन्य गौर संख्या के रूप में बनाए जाते थे, जो विभिन्न गतिविधियों के पहले ब्लेड की तकनीक और संशोधित किया गया और इस सब मनुष्य जैसे कि